हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे थर्ड चैप्टर को, दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया को, राइट। और इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में तीनों जो थेरीज थी, राइट, याद आ रहा है कि नहीं, तीनों थेरीज जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, उन तीनों थेरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। सो इस लेक्चर में हम अभी आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीनों थेरीज आपको समझ में आई? तीनों थेरीज का आपने पिछला वाला वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है, मतलब कि इट विल एक्ट लाइक अ एसिड और इट विल एक्ट लाइक अ बेस, मतलब कि वो दोनों तरीके से एक्ट करेगा, एक एसिड की तरह भी एक्ट करेगा और बेस की तरह भी एक्ट करेगा। नाउ अभी देखो, अभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया कि ये जो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट एक्ट लाइक एसिड एज वेल एज बेस, ओके। सो एम्फोटेरिक का ये मतलब होता है। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द वाटर। वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा कि एक्सप्लेन हाउ वाटर एक्ट लाइक एसिड एज वेल एज बेस, ऐसे नहीं बोलेगा। तो आपको ये समझना है तब कि इस एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है। तो एसिड की तरह भी बिहेव करना और बेस की तरह भी बिहेव करना, उसी को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, ओके। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो रिएक्शंस बताऊंगी, जिसमें जो वाटर जो है वो लाइक एसिड की तरह एक्ट करेगा और बेस की तरह एक्ट करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाटर जो है वो एसिड की तरह ही काम नहीं करता है, या फिर वाटर जो है वो बेस की तरह ही काम नहीं करता है, वो दोनों की तरह काम करता है। दैट मीन्स इट इज इन एम्फोटेरिक इन नेचर, ओके। सो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं HCl लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। HCl को जब मैं HCl की जब रिएक्शन में वाटर से करती हूँ, राइट, तो क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी स्टूडेंट्स? डबल एरो आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, ओके। सो क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, अभी मुझे बताओ। यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा बाहर और मुझे क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब H3O मिल जाएगा और यहाँ पे Cl बाहर चला जाएगा। सो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, H3O प्लस और Cl निगेटिव आपको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा ना। दूसरी बात, ये तो पहली हो गई, राइट। दूसरी बात, अभी दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। देखो, जब मैं NH3, ठीक है, NH3 को रिएक्शन में जब वाटर के साथ करती हूँ तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, अगेन डबल एरो, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो ये व्हाट यू विल गेट, ये क्या बन जाएगा, ये एक जो हाइड्रोजन यहाँ है, देखो वाटर को हम कैसे डील कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो वाटर है ना, जिसको आप डिनोट करते हैं H2O से, राइट। सो H2O को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, HOH, राइट। जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ते हैं तब हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो, राइट, हमें एकदम से क्लिक हो जाए कि यहाँ से एक्चुअली क्या निकल रहा है, राइट। सो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो वाटर होता है आपका, उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, OH और H, राइट। सो अभी हमने पहले रिएक्शन में क्या देखा कि यहाँ का जो एक H था वो इस H3O में जाके
आ गया, ठीक है ना, ये समझ रहा है ना, एरो मैंने आपको दिखाया है। बचा कौन, Cl नेगेटिव, तो उसको हमने अलग से लिख लिया, राइट। इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे H2O को आप कैसे आप उसको तोड़ोगे, कैसे ब्रेक करोगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, H2O OH और H, राइट, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। फिर देखो, फिर अगर H है मेरे पास तो क्या मैं इस H को यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, फिर ये NH4 बन जाएगा। सो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे NH4 प्लस, और बचा कौन, NH4, यहाँ पे H अगर गया है तो कौन बचा, OH, यस, सो OH निगेटिव, राइट। सो ये हो गई आपकी रिएक्शन, एक्वस 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 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शन को स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करो, अभी ऑब्जर्व करो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O जो है हमारा, इसने क्या किया, H प्लस आयन ले लिया, राइट, H प्लस आयन ले लिया। दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, किसको, H प्लस आयन ले लेना, मतलब ये क्या हो गया, बेस, राइट। इस केस में देखो, इस केस में H2O ने अपने पास का एक H प्लस आयंस किसी को दे दिया, मतलब इट विल एक्ट लाइक अ एसिड, राइट। तो ये बात होती है, इसी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ में आया कैसे, मेरे पास क्या होता है, H प्लस का ट्रांसफर कर देना, मतलब एसिड कहते हैं हम उसको, उसका उल्टा क्या कहोगे, अरेनियस थ्योरी को याद करो, H प्लस तुम्हारे पास है उसको दे देना, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो, एसिड। H प्लस किसी से लेना, मतलब क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यहाँ पे हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर हमने प्रूव किया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में वाटर विल एक्ट लाइक अ बेस, राइट, इस रिएक्शन में वाटर एक्ट लाइक अ एसिड। सो वही तो हम बोल रहे थे, विच इज एक्ट लाइक एसिड एज वेल एज बेस। सो हम वाटर को क्या कहेंगे, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। समझ में आया स्टूडेंट। सो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में इसके एग्जाम्पल भी ये दिया है। उन्होंने क्या किया है, H2O यहाँ पे लिखा है, फिर HCl, और रिएक्शन कुछ ये वाली पहले ली है और ये वाली बाद में ली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट आपको वो कंसेप्ट समझना चाहिए। सो ये एरोज को निकालना इम्पॉर्टेंट है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर अगर समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपके टेक्स्ट बुक में इसको दिया है, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है, जस्ट आपको ये बताना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हमने ये देखा है, हमने क्या किया है, ये जो एसिड और बेसिस है, राइट। सबसे पहले हमने क्या देखा है, एसिड एंड जो बेस है हमारा, इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, राइट, और फिर यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ऐसे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है, राइट। एसिड का इधर तरफ मैंने किया और बेस का इधर तरफ मैंने किया, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट किया है, किस बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने ये क्लासिफिकेशन तो किया है बस, बट किस एक्सटेंट तक किया है, कौन कौन से बेसिस पे किया है, तो वो कितना डिसोशिएट होता है, राइट, कितने एक्सटेंट तक वो डिसोशिएट होता है, उसके बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है,
राइट, किया है कि नहीं। हमने देखा था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरीके से, हमने क्या बोला कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट्स होते हैं इन वाटर। राइट, और दूसरी बात, वीक एसिड और वीक बेस को हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया था, वीक एसिड एंड वीक बेस को हमने किस बेसिस पे इसको किया था कि ये पार्शियली डिसोशिएट होंगे, ये ऑलरेडी हमने देखा है। राइट, पार्शियली डिसोशिएट्स इन वाटर अगर होंगे तो हमने उसको वीक एसिड और वीक बेस के कैटेगरी में रखा था कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने ये सारे, है ना। सो हमने इसके एग्जाम्पल के तौर पे भी ये देखा था कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करते हैं तो चलो एक हाथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बताओ, फिर अगर हम उसका देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करते हैं, राइट, ठीक है, तो HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl कैसे डिसोशिएट होता है, सिंगल एरो से, क्योंकि वो हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, सो स्ट्रॉन्ग एसिड की जब हम बात करते हैं तो हम कैसे सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H+ और Cl निगेटिव में डिसोशिएट होगा। राइट, ऐसा कुछ डिसोशिएट होता है। राइट, फिर हम इस स्ट्रॉन्ग एसिड में फिर H2SO4 भी ले सकते हैं। राइट, HNO3 भी ले सकते हैं। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बार उन एग्जाम्पल्स को अपने और लुक कर लीजिए, मतलब कि अगर आपको कोई पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि CO2 इट एक्ट एज एसिड, है ना, सो तब आपके कान खड़े होंगे, अरे एसिड की तरह एक्ट करता है। राइट, सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं फिर भी आप उसको पहचान ना पाओ कि वो एसिड है या फिर बेस है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हम हो गया हमारे एसिड का कंसेप्ट, है ना, एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, NaOH का। राइट, NaOH को ले लो। फिर से स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए सिंगल एरो से डिनोट करेंगे, Na+ और Cl निगेटिव में इसको डिसोशिएट करेंगे, OH निगेटिव में उसको डिसोशिएट करेंगे। राइट, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक एसिड के में अगर हम बात करते हैं, वीक एसिड जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो, इसको हम डबल एरो से डिनोट करेंगे क्योंकि हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, वीक की बात कर रहे हैं। राइट, सो वीक की बात कर रहे हैं, सो ये कैसे डिसोशिएट होगा, CH3COO + H+। पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा बट कुछ एक्सटेंट तक तो होगा, 5% होगा, 10% होगा। राइट, सो उसी को हम इसका डिसोशिएशन लिख रहे हैं ऐसा। राइट, इसमें और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगेन वीक बेस का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, राइट, सो NH4OH। राइट, इसको भी आप कैसे डिनोट करोगे, डबल एरो से, क्योंकि हम वीक की बात कर रहे हैं। सो ये कैसे होगा, NH4 + OH निगेटिव से। राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, सो वी आर डन विद द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड द बेस। यही होता है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, जस्ट आपको ये बताया गया है कि हमने जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लासिफिकेशन हमने एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन, डिसोशिएट कितना होता है, कितने हद तक होता है, इसके बेसिस पे हमने उसके आयनाइजेशन को डिफाइन किया हुआ है। राइट, सो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो आपके नोट्स में तो है ही। ओके, बट नोट्स से अच्छा अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर आप नोट्स निकाल रहे हो तो इट विल बी बेटर, है ना। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस।
ओके, सो पहले लिख लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस होता क्या है। एसिड एंड बेस। ओके, सो स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या बातें हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। इसमें जब भी हम एसिड की बात करेंगे, जब भी हम बेस की बात करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने अरेनियस थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने अरेनियस थ्योरी में कि H+ आयंस वो देगा, तो वो कौन था? एसिड। OH आयन जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन था? बेस, है ना। H+ मान लो, अगर हम H+ बोलते हैं तो हम किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफाइन करते हैं? एसिड को। OH लिखा तो हम क्या बोलते हैं? उसको बेस है ऐसा बोलते हैं, राइट। जनरली बोलते हैं, बट ऐसा करना मत, है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी उसके ऊपर हमने देख लिया है कि क्यों मत करना, है ना। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो उसके ऊपर के ये होते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। तो फिर आप बोलोगे कि इसमें H+ है ही नहीं, इसलिए OH नेगेटिव है ही नहीं, तो हम कैसे बेस बोले, कैसे एसिड बोले, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो अभी हम बात करते हैं, और डिसोसिएशन कैसा करना है ये आपको अभी तक तो समझ में आना चाहिए। इतने सारे लेक्चर्स हो गए, सो डिसोशिएट करना सीखो, है ना। डिसोशिएट कैसे करते हैं, रटो मत कि डिसोशिएट हम कैसे कर रहे हैं। मतलब अगर हम HCl का एग्जांपल ले रहे हैं तो HCl में से H+ और Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलता है ना। तो फिर ऐसे रटो मत कि H+ निकलेगा फिर Cl नेगेटिव मिलेगा, है ना। समझ के करो, राइट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे ही आते जाएगा, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे हमारे पॉइंट के ऊपर, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अरेनियस थ्योरी को याद करो, और जिसमें हमने बोला था कि एसिड की अगर हम बात करते हैं तो H+ आयन, और बेस की अगर हम बात करते हैं तो OH नेगेटिव आयन याद आता है, राइट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट में जब भी हम बात करेंगे एसिड की, राइट, जब भी हम बात करेंगे एसिड की, सबसे पहले तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे, एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे वो लिख लेते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड की अगर बात करोगे तो आप लिखोगे Ka। क्या लिखोगे? Ka, ओके। जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस की अगर बात करोगे तो आप लिखोगे Kb, ठीक है। समझ में आया? जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड की बात करोगे तो आप लिखोगे Ka, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस की अगर आप बात करते हो तो आप लिखोगे Kb, ठीक है। इतना समझा आपको? ओके। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जब भी हम एसिड की बात करेंगे, राइट, एसिड की जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वीक एसिड, फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसे इसका नाम लिखना चाहिए एक्चुअली, वीक एसिड एंड वीक बेस, कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है ना। सो जब भी हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट की तो वीक एसिड को जब भी हम डिनोट करेंगे, वीक एसिड को तो H+ आयन रहेगा, मतलब कि हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे वीक एसिड को। देखो यहाँ पे लिखती हूँ वीक एसिड, एंड वीक बेस को आप कैसे डिनोट करोगे? वीक एसिड की जब भी आप बात करोगे तो आप लिखोगे एसिड, A फॉर एसिड, HA, राइट। क्यों H? क्योंकि H+ आयन देता है, राइट। सो H+ आयन देता है इसलिए हम बोलेंगे HA। बेस के लिए क्या कहेंगे?
बेस के लिए B और OH यहाँ से हमने लाया। तो ठीक है, समझ में आया। जब भी मैं बोलूँगी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड तो आप HA लिखोगे, राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को तो आप ऐसे डिनोट करोगे, बट एसिड का अगर आप बोलते हो तो HA बोलोगे, राइट। बेस के लिए बोलोगे तो BOH लिखोगे, ठीक है ना। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो भी है एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो इसका एक और नाम लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर ये समझ में आया होगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आपको में समझ में आ जाए। जैसे वैसे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन कौन से ये इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपके हो गया, ठीक है, समझा इतना। चलो अभी हम देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, हेडिंग डाल दी अपनी वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। नाउ बताओ वीक एसिड के लिए हम क्या लेते हैं, HA। सो HA का डिसोसिएशन करो, कैसे होगा। क्यों मैंने डबल एरो लिया, क्योंकि मैं वीक एसिड की बात कर रही हूँ, और एसिड वीक एसिड मतलब क्या है मेरा HA, राइट। सो कैसे डिसोशिएट होगा ये H प्लस और A निगेटिव में, राइट। नाउ ये तो हो गया डिसोशिएट। जब भी मैं वीक एसिड की बात करती हूँ तो वीक एसिड कैसे डिसोशिएट होता है, तो H प्लस और A निगेटिव में, राइट। नाउ जब भी मैं अभी इसका डिसोसिएशन, नाउ अभी हम लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट A निगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया। ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ओके, सो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लो आपको समझने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर वीक एसिड का कोई एग्जांपल देती हूँ, CH3COOH, राइट। सो ये कैसे डिसोशिएट होगा बताओ, CH3COO निगेटिव प्लस H प्लस में, राइट। इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे, Ka इज इक्वल्स टू CH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO, राइट, और इसका H प्लस, राइट, डिवाइडेड बाय CH3COOH, राइट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, छोटे बच्चों की बात है ये पढ़ना, है ना। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय किसका, रिएक्टेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ऐसा आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ। अभी हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ठीक है, मैं इसके बाजू में ही लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। चलो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। किसके लिए, वीक बेस के लिए। सो वीक बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, BOH, राइट। सो BOH ले लो, BOH का डिसोसिएशन करो, वीक बोल रहे हैं इसलिए डबल एरो आएगा, फिर इसका डिसोसिएशन करो, B प्लस और OH निगेटिव बाहर निकलता है, राइट। सो ऐसा हो जाएगा रिएक्शन। नाउ अभी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो, राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Kb, राइट। सो लिखो Kb इज इक्वल्स टू
concentration of product minus divided by concentration of the reactant, right? Divided by BOH, right? So this is the example of, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। फिर इसके लिए एग्जांपल लो वीक बेस का, अगर आप लेते हो NH4OH, ठीक है, इसका डिसोसिएशन करो NH4 प्लस OH नेगेटिव, राइट। इसके लिए लिखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन NH4OH यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय NH4OH। समझ में आया कैसे लिखना? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, छोटे बच्चों का काम है ना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, ओके, सो डेफिनेशन में इसके कैसे लिखोगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिफाइंड एज द, कैसे लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना? ऐसा ही कुछ लिखोगे तो लिखो फिर, इट इज डिफाइंड एज से लिखने से अच्छा ऐसे लिखो, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट किसकी बात कर रहे हैं? फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस is defined as equilibrium constant for कैसे बात करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहे थे हमने? डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड एंड बेस, of weak acid and weak base is known as the क्या बोलेंगे? of weak acid and weak base is known as the dissociation constant। समझ में आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड को क्या बोला था हमने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल टर्म था, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। अभी आप ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये दोनों मतलब कि अगर आपको कोई भी एसिड दिया जाए तो आप समझ इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट समझ में आया? ओके, सो स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।